नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राहुल गांधी पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। विदेश मंत्री पर बयान को अशोभनीय निशिकांत दुबे ने बताया है। कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ ये बड़ा बयान निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया है और ये भी कहा है कि क्या 1991 का समझौता देशद्रोह था। 1991 में भारत पाक समझौता हुआ। भारत पाक समझौते पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए हैं। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सुनाल शांति ने कहा कि निशिकांत दुबे को चीजों की समझ नहीं है, श्रेय लेने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जी को पहले कोई भी चीज की जानकारी लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि देशद्रोह का मुकदमा तो उनके ऊपर चलना चाहिए। आज वो पूरे विश्व के सामने एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, एक प्रतिनिधि मंडल का सदस्य होने के नाते भारत का पक्ष रखने गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं घटी पिछले 22 अप्रैल को और पाकिस्तान की जो भूमिका है, और वो गए हैं उन देशों में, अधिकतर उन देशों में जाकर उन्हें भारत का पक्ष विश्व पटल पर रखना है। मुस्लिम देशों की संख्या उसमें ज़्यादा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लोकायुक्त के खाली पद पर सवाल उठाए हैं। रांची में उन्होंने कहा कि 5 साल से लोकायुक्त का पद खाली है, जिसके कारण आम जनता की ना शिकायतें सुनी जा रही हैं और न ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार जानबूझकर इन पदों को नहीं भर रही है ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सबके सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ है। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहां पर कोई नियुक्तियां नहीं, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है, कुछ भी नहीं है। जहां से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहां सुनिश्चित होती है, उन सब को राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया।
देवघर में 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध सावन मेला शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। रांची में हो रही इस बैठक में मेले में व्यवस्था और उसकी तैयारियों पर चर्चा हो रही है। राज्य सरकार की कोशिश है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। आज सीएम के साथ हो रही इस बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी दुमका के आयुक्त, दुमका रेंज के डीआईजी, पर्यटन निदेशक, देवघर के उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। हर साल सावन महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो देखिए, मेले के दौरान विधि व्यवस्था ठीक रहे, भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके, इसकी बड़ी जिम्मेदारी झारखंड सरकार पर होती है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक कर रहे हैं। हालांकि हर साल इस भीड़ को संभालती भी है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, जलार्पण में इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। तो ये अलग अलग स्तरों से ये बैठक की जाएगी और आगे लगातार जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी देखने को मिलती रहेगी। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, सावन का महीना और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसकी तैयारी में सरकार लगी हुई है। क्या कुछ बैठक में बातें हो रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस समय बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने तमाम जो विभागों के सचिव हैं वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि इस बार श्रावणी मेले की तैयारी किस स्तर पर की गई है और वास्तव में इस बार पर जो श्रद्धालु वहां जाएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, वो आराम से बाबा जो है मनोकामना से शिवलिंग पर जाकर अपना जलार्पण कर सकें और कहीं से उन्हें परेशानी पूरे मेले जो पूरा मेला जो है सुल्तानगंज से देवघर तक का वो कहीं भी रास्ते में उन्हें परेशानी नहीं हो। तो इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इस बैठक में मुख्य सचिव जो हैं, डीजीपी हैं, कई विभागों के सचिव हैं और साथ में देवघर के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, धर्म रक्षणी सभा के लोग हैं, तमाम लोग इस बैठक से जुड़े हुए हैं। और इस बैठक में चूंकि हर बार का एक बैठक होता है, पिछली बार की तुलना में एक सबक होता है, लेकिन पिछली बार भी काफी कुछ नहीं कह सकते हैं कि काफी जो बैठक पे वहाँ जो आपको मेला था उस मेले का सफल आयोजन किया गया था। सरकार की कुछ तमाम सुविधाएं थी। अब उन सुविधाओं को अब अगले स्तर तक कैसे ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, इस बार श्रद्धालुओं को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। जो श्रद्धालु 105 किलोमीटर का सफर तय करते हैं सुल्तानगंज से देवघर तक, उन्हें रास्ते में इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, तमाम चीजों को लेकर यहाँ बैठक हो रही है। क्योंकि इस बैठक में सभी विभागों के सचिव शामिल हैं। जाहिर है कि पेयजल स्वच्छता भी है, क्योंकि रास्ते में पानी को लेकर परेशानी होती है, सुरक्षा का मुद्दा बड़ा होता है, क्योंकि लंबा सफर होता है, रात में ठहरना होता है, तो किसी भी स्तर से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर इस बार जो है प्रेजेंट दिया जा रहा है। और फिर इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है जब यहाँ पर सीएम बाहर निकलेंगे, नगर विकास मंत्रालय का चूंकि पूरा मामला बिल्कुल होता है। तो बड़ी बैठक है, तैयारियों को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। दुमका से बड़ी खबर है, जहां 2 दिन से बिजली और पानी नहीं है। बिजली पानी के लिए सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। एसपी कॉलेज रोड को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को आई आंधी के बाद से बिजली नहीं है, तो एसपी कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि बिजली और पानी नहीं आने से परेशानी बढ़ गई है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये तस्वीर है जहां देखिए अब सड़कों पर उतर करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली पानी नहीं है, जिसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। 2 दिन हो गए बिना बिजली और पानी के। हॉस्टल का छात्र हैं, एसपी कॉलेज हॉस्टल के छात्र हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट दर दर भटक रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का लाइट दे और पानी के समस्या को दूर करें। 72 घंटा से लाइट नहीं है। लाइट के बाद छोड़िए, हम लोग हॉस्टल का लड़का को पानी पीने का इतना दिक्कत हो रहा है। इंडियन बैंक के सामने एक चापाकल है, वो चापाकल को 2 घंटा चापते हैं तब हल्का हल्का पानी आता है। तो सर को समझना चाहिए कि हॉस्टल में 2 टंकर 3 टंकर पानी भी चाहिए, जरूरी चाहिए था, लेकिन अभी तक ये सब चीज का भी व्यवस्था नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग को मजबूरन आकर रोड जाम करना पड़ा। दुमका में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक बारिश हो सकती है। बारिश होने से बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने में देरी हो सकती है। दुमका में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। दुमका में पिछले 36 घंटे से बिजली और पानी की गहरी समस्या देखने को मिल रही है। दुमका में आज शुक्रवार की सुबह से ही जो है बारिश जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिससे जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं
बीते 36 घंटे से दुमका में बिजली और पानी की आपूर्ति पहले से ही ठप थी। ऐसे में एक बार फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मरम्मती कार्य को भी ठप कर दिया है। वहीं तेज हवाओं के कारण मरम्मती में जुटे टीमों के काम में काफ़ी परेशानी आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने जिले के लिए अलर्ट भी जारी किया हुआ है और आने वाले घंटों में मौसम और भी बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 36 घंटे से जो है दुमका शहर में जो है बिजली और जो पानी की समस्या है वो बनी हुई है, जिसको लेकर जो है टीमें अपना काम करी थी। वहीं एक बार फिर बारिश शुरू होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18। खबर सरायकेला से है, जहां बोंगा नदी पर बना डायवर्सन बह गया है, जिसके कारण जमशेदपुर का जुगसलाई इलाके से संपर्क कट गया है। लोग ग्रामीण सड़क से जुगसलाई जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान बोंगा नदी पर बना पुल ढह गया था, जिसके बाद डायवर्सन बनाया गया। अब बीती रात हुई तेज बारिश के कारण नदी के तेज बहाव में भी वो बह गया। 6 महीने में पुल नहीं बनने से लोग गुस्से में हैं। क्या दिक्कत हो गया? रास्ता बंद है। कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सामना तो करना पड़ रहा है, अभी घूम के जाना पड़ेगा। हाँ बताइए। 2 दिन से बना है ये, 6-7 महीना हो गया लग रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है पुलिया टूटने से? दिक्कत हो रहा है। पहले हम लोग वहाँ वो रोड से आना जाना करते थे, अभी वो रोड से भी आना जाना करने नहीं सक रहे हैं। अभी इधर से आना जाना 4 चक्का लेकर के अगर मान ली कहीं जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब जल्दी बनना चाहिए। कब से हम लोग देख रहे हैं ये रोड ऐसे कब से बन रहा है पता नहीं। खबर साहिबगंज से, जहां बोरियो प्रखंड के काशी गुनिया गांव में ना सड़क है, ना गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। इस गांव आदिम जनजाति पहाड़िया निवास करती है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। इस जनजाति के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन काशी गुनिया गांव में जनजातियों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पहाड़ से 1 किलोमीटर नीचे उतरने में इन्हें पानी मिलता है। हर दिन गांव की महिलाएं 3 से 4 बार पानी लेने पहाड़ से नीचे उतरती हैं। गांव वालों का कहना है कि कई बार पानी और सड़क के लिए इन्होंने शिकायत की, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा है। हम लोग को समस्या ये है, पानी का बहुत दिक्कत है। आप भी देख सकते हैं, ये भी देख रहे हैं, पानी ये लोग उठा रहे हैं, बहुत गंदा पानी है। इसलिए हम लोग को पानी के बारे में हम लोग कितना बार शिकायत भी किए हैं, जिस हिसाब से तो हम नहीं मिले जाके, लेकिन कितना बार हम जल सहायक जो काम करते हैं उनको भी बोले हैं, और हमारे जो पदाधिकारी जितने भी हैं उन लोगों को भी बोले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोग का पानी का समस्या है, पानी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है और रोड का दिक्कत है। जो हम लोग डेवलपर पेशेंट को हम लोग लेके जाने में दिक्कत है, और पानी का दिक्कत है। इतने कम से कम आधा घंटा का रास्ता का पानी हम लोग पीते हैं, इतने नीचे का, और कोई बूढ़े आदमी भी जाने लेके नहीं सकते हैं, और भी दिक्कत है। नहाने धोने की भी दिक्कत है। कोई शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे का रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज चल रहा है। विनय चौबे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनके किडनी में भी समस्या है। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि गुड़िया उनका इलाज कर रहे हैं। अभी विनय चौबे के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। आज नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर भी विनय चौबे के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। जांचें जो है वहीं उसके पश्चात जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट उन्होंने भेजे थे, उसके रिपोर्ट्स कुछ आ गए हैं, जो आज मॉर्निंग राउंड में उन्होंने देखे, कुछ अवेटेड हैं। साथ में चूंकि उनको किडनी से रिलेटेड कुछ समस्या थी, तो इसलिए आज कॉल भेजा गया है नेफ्रोलॉजी को। तो नेफ्रोलॉजी से जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रज्ञा पंत, वो आज विजिट करेंगी और उनको देखेंगे, और तत्पश्चात जो भी उनको और अगर जरूरत होगी जांच तो लिखेंगे, नहीं तो अपने ओपिनियन उसमें दे देंगे। कल विनय कुमार चौबे की पत्नी रिम्स के पेइंग वार्ड में उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो काफी देर तक पेइंग गेट के बाहर बैठी रही। आज विनय कुमार चौबे का कुक उनके लिए सेविंग किट लेकर पेइंग वार्ड आया था। जांच के बाद उनके पास सेविंग किट पहुंचा दिया गया। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां सुनारी इलाके में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर से ट्यूशन पढ़ने लड़की गई हुई थी, आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। तो सुनारी इलाके में इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां लड़की घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई हुई थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को पकड़ा है। थाना अंतर्गत तो एक नाबालिग व्यक्ति के साथ 2 सोनारी क्षेत्र के ही युवकों के द्वारा फ़ोन करके और उनको बुला के और उनके साथ दुष्कर्म करने की घटना की शिकायत की गई। शिकायत के आलोक में प्रारंभिक जांच में उस आरोप को सत्य पाया गया। तदुपरांत दोनों आरोपित युवकों को सोनारी थाना पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 10 से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। खबर बोकारो से, जहां एक लड़की और उसके परिवार वालों को धमकी मिली है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है। एसपी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हाल ही में पीड़ित परिवार से पूर्व सीएम रघुवर दास भी मिले थे और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। बता दें कि 8 मई को तालाब में नहा रही लड़की के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। अब उसके परिजन लड़की के परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। पेट्रोलिंग बढ़ा दिए है दोनों जगह, क्योंकि एक टाइप का उसमें लोगों को शांति बनाए रखे और कोई कम्युनल टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट ना करे। जो भी एक्शन पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा लिया गया सब लॉफुल है। दोनों तरफ से हम लोगों ने कार्रवाई किया है और उसमें लोगों को डर की भावना रहना नहीं चाहिए। हम लोग उसमें देख रहे हैं और कोई इस तरह का इलीगल एक्टिविटी या फिर कोई उकसाने का कोशिश करेगा उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी पुलिस का टीम वहाँ पे है, रात भर में पेट्रोलिंग होता है और घूम घूम कर हम लोग नजर भी कर रहे हैं। खबर गुमला से, जहां हीरादाह के राधा कृष्ण मंदिर में भगवान की मूर्ति की चोरी हो गई। पुजारी केदारनाथ मिश्रा ने रायडी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुजारी ने बताया कि शाम 4 बजे जब भोग लगाने के लिए उन्होंने मंदिर का गेट खोला तो राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं थी। पुजारी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। खबर रामगढ़ से, जहां गोला इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। 28 हाथियों का झुंड इलाके में उत्पात मचा रहा है। हिसापुड़ा के कुराम्बे रखुआ गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। खेत में लगी सब्जी की फसल को नष्ट कर दिया, एक घर में तोड़फोड़ की। हाथियों के आतंक से गांव वाले दहशत में हैं। जंगली हाथियों के इस झुंड में 2 बच्चे भी शामिल है। हाथियों के खौफ में रह रहे लोग रात में जग कर गुजारा कर रहे हैं। बोकारो के मालती लक्सरिया सिटी में स्ट्रीट डॉग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट चाहता है कि स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी में रखा जाए, जबकि एक गुट चाहता है कि स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी से भगाया जाए। कुत्तों को पकड़कर ले जाने वाली टीम जब सोसाइटी पहुंची तो दोनों गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि विरोध के बाद भी 12 कुत्तों को पकड़कर टीम ले गई। हंगामा के बाद पहुंची पुलिस ने समझाकर मामले को शांत कराया। कुत्ता की वजह से तो परेशानी है, कुत्ता की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग को मॉर्निंग वॉक में दिक्कत होता है, इवनिंग वॉक में भी दिक्कत होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग सेफ नहीं फील करते हैं। पेरेंट्स हम लोग यहाँ सोसाइटी में आए हैं ये सोच के ना कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, बट यहाँ बच्चा ही नहीं सेफ फील कर रहा है। ये सबसे तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट डॉग से जो है सब परेशान है, इनको निकाला जाए। लेकिन 1-2 लोग हैं जो बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं और जो है अपना पक्ष तैयार करने में लगे हुए कि नहीं इनको यहीं पे रखा जाए, हम जो है कुत्ते प्रेमी हैं। अरे भाई कुत्ते प्रेमी हैं तो आप अपने घर में रखिए ना कुत्ते, आप यहाँ सोसाइटी में क्यों ला रहे हैं? हालात इस बदतर हो गया है ना कि यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग वॉक करने आइएगा तो ये कुत्ते लोग मॉर्निंग रनिंग करा देंगे आपसे, मॉर्निंग जॉगिंग करा देंगे आपका। इसमें है कि एक पक्ष जो हैं कुत्ता डॉग के सपोर्टर हैं जो चाह रहे हैं कि कुत्ता मालती एरिया में रहे, और इसके विरोध में मालती एरिया में टोटल करीबन 400 प्लस फ्लैट है। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रहना चाहिए, इससे बच्चे को नुकसान हो रहा है। तो वो लोग बोल रहे थे कि इसको मतलब पकड़ के गिरिडीह में जो भी नगर निगम वाला है वो ले जाएंगे और अपना वो वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ले जाना है। शराब नीति के तहत गांव में शराब दुकान खोलने के फैसले को लेकर आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हैं। रांची में आदिवासी समाज के लोगों ने सरकार का पुतला फूंका। 27 मई को धरना और 4 जून को रांची बंद का ऐलान किया है।
विरोध कर रहे आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि शराब नीति को लेकर सरकार कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकार की शराब नीति का ये लोग विरोध कर रहे हैं। पुतला दहन किया गया है और बता दें कि ग्राम सभा की मंजूरी से दुकान को खोलना है, लेकिन ये गांव-गांव दुकान खोले जाने का विरोध ये कर रहे हैं। तो झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर टीएसी की बैठक में लिए गए फैसले पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से आदिवासी इलाके में शराब की दुकानें खुलेंगी, जो आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। शराब के जो सिंडिकेट वाले होंगे, शराब के माफिया लोग होंगे, ये इसी तरह के प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक गांव में जो वहाँ के दबंग लोग हैं उनको अपने कब्जे में लेकर पैसे के बल पर और फिर शराब की दुकानें खुलेगी। यानी ये हेमंत सोरेन की सरकार अब गांव-गांव में ये शराब की दुकानें खोलने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। टीएससी की बैठक से तो भाग गई थी, टीएससी की बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाई थी, टीएससी की बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था? अगर आप बैठते तो वहीं पे इन विषयों पे चर्चा करते, अपना विरोध दर्ज करवाते, अपना मंतव्य देते। तो रणछोड़ लोग अब जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब उस पर राजनीति करते हैं। ये रणछोड़ लोग हैं। और बड़ी खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। झारखंड के निजी अस्पताल में अब आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाएगा। अगर एक सप्ताह में सरकार ने योजना के बकाये का भुगतान नहीं किया तो इलाज की व्यवस्था बंद हो सकती है। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पताल में हुए इलाज का करीब 140 करोड़ रुपए बकाया है। रांची के आईएमए भवन में निजी अस्पताल प्रतिनिधि, आईएमए की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई ने सरकार से जल्द भुगतान की गुहार लगाई है। तो देखिए, आयुष्मान से क्या अब इलाज बंद हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट की मांग अब लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि करोड़ों में यह बकाया पहुंच चुका है। इलाज का करीब 140 करोड़ रुपए बकाया है। रांची के आईएमए भवन में निजी अस्पताल प्रतिनिधि, आईएमए की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई ने सरकार से जल्द इस पेमेंट की मांग की है। बंद हो गया, इसमें त्रुटियां बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे, जिससे योजना पूरी तरह से ग्रसित हो रही है और अभी पेमेंट नहीं होने से अस्पताल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। इससे पहले कि अस्पताल सारे बंद हो जाए, आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता तक भी और सरकार तक भी कि सीरियसली हमारे मुद्दे पे विचार करें और जल्द से जल्द हमको पेमेंट शुरू करवाएं और आयुष्मान से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं उसको दूर। इस मामले पर इरफान अंसारी ने कहा कि आयुष्मान की सारी फाइल ईडी के पास है। जब मामला लंबित है तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? अभी हाथ बंधा हुआ है। आगे आईएमए जो है एक हमारा बॉडी है और डॉक्टर्स को ये लोग नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड ही नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आईएमए को जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूं तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी किया है, छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहां पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।